अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज जिस तरह कि हम जानते हैं कि आपको हमने कल भी कहा कि आज का प्रोग्राम हमारा होगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। आज ये किताब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2011-12, जिसमें पूरे के पूरे माशी अहदाफ जो होते हैं उसके बारे में और दीगर डिटेल्स, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हो, फिस्कल डेवलपमेंट के हवाले से बात हो, मनी एंड क्रेडिट के हवाले से बात हो, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, कम्युनिकेशन, रोड्स, एनर्जी, पब्लिक टेक, डिटेल कंप्लीट एक आप समझ लें कि एक एक्सरे रिपोर्ट, रादर एक स्कैनिंग रिपोर्ट आती है एक मुल्क की इस किताब की सूरत में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस रिपोर्ट को जो बंदा एनालाइज करता है वो कितना काबिल है और किस हद तक वो मशीन रिलायबल है जिसने ये रिपोर्ट जारी की। तो असल कहानी ये, इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अहदाफ हम लोगों ने डेफिनेटली हासिल नहीं किए, जिसमें जीडीपी के हवाले से हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के हवाले से, इसमें मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, या दीगर और काफ़ी अहदाफ थे जो पाकिस्तान की इकॉनमी मिस आउट कर गई, जिसको मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा कि हुकूमत ने कहा कि जनाब 3 चीज़ों का इसमें सारा कसूर है। सर्कुलर डेट, आपका एनर्जी जो कि बिजली की शॉर्टफॉल है, और तीसरा जो है जी वॉर ऑन टेरर की वजह से जो हमें नुकसानात हुए। कल का प्रोग्राम भी आपने देखा, आज के प्रोग्राम में भी इसी हवाले से बात होगी, लेकिन क्योंकि इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आ गए हैं, लेकिन कल का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, आने वाला कल, क्योंकि कल बजट की अनाउंसमेंट है शाम में, और बजट के बाद एग्जैक्ट हमें पता चलेगा कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन गवर्नमेंट का है क्या और किस किस्म के टारगेट्स उन्होंने रखे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जिन मेहमानों से, मैं उनका तारुफ आपसे क्विकली कराऊँ जो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। नूर फातमा जो है, शी इज़ एन इकनॉमिक एक्सपर्ट, बड़ी गहरी नज़र पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया नूर फातमा प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब के बराबर में तशरीफ़ रखते हैं फैज़ मोहम्मद पिराचा, जो कि हमारे वक्त टेलीविज़न के बिजनेस रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद बेस्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैज़। फैज़, आपसे ही स्टार्ट करता हूँ, फिर नूर आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि आज आपने जब ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान पेश कर रहे थे ये किताब, और उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दी, तो मुझे तो वो उनकी जो स्पीच थी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगी और बहुत ज़्यादा वो मुझे पॉजिटिव नज़र आए आज के। लेकिन उसके बाद क्योंकि काफ़ी सारे चैनल्स ने मियाँ साहब की बदीन वाली जलसे को कट कर दिया और हमें पता नहीं चला कि उसके बाद एग्जैक्ट किस किस्म के सवालात हुए। व्हाट वाज द बॉडी लैंग्वेज इन योर ओपिनियन ऑफ द मिनिस्टर, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द हमारे जो दोस्त यार जितने भी हैं सहाफ़ी ब्रदर। बहुत शुक्रिया फैसल। 2 बातें हैं इकोनॉमिक सर्वे की। पूरे मुल्क की जो इक्तिसादी सूरत हाल होती है वो इकोनॉमिक सर्वे में पेश कर दी जाती है, और जिस तरह हम अगर एग्जीक्यूटिव समरी देखते हैं तो इक्तिसादी शरह नमू हो या ज़राअत या सनत और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी भी चीज़ में जो हमने टारगेट्स गुज़िश्ता साल के बजट में रखे थे वो अचीव नहीं कर सके। ठीक, सबसे पहला तो ये जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट था 4.2% हमने रखा था, जो रीबेसिंग की वजह से 3.7% हुआ। अब जीडीपी की ग्रोथ आपकी जो इक्तिसादी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि आपकी इक्तिसादी तरक्की के समरात अवाम तक उस वक्त तक पहुंच सकते हैं जब तक आपकी आबादी की बढ़ने की शरह और जो महंगाई की शरह है उससे 2 गुना ज्यादा हो। हाँ। अब हमारी आबादी बढ़ने की शरह भी 2.1 या 2.2% है, और ये डॉक्यूमेंटेड है असल में शायद इससे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि आपकी अगर इक्तिसादी शरह नमू जो जीडीपी ग्रोथ है वो अगर 3.7% हो रही है, तो महंगाई के इन्फ्लेशन को अगर 10.8% पे रखा जाता है तो आपकी रियल टर्म्स में ग्रोथ हो ही नहीं रही, आपकी नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, डिक्लाइन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो कि आपकी जितनी भी पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है उनकी जो इनकम लेवल्स हैं वो डाउन जा रहे हैं, आपकी जो कुव्वत खरीद है वो कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो आम आदमी तो पिस रहा है। अब जहां तक इकोनॉमिक सर्वे की हुकूमत तो कहती है फैज़ कि उन्होंने तो 10.8% पे इन्फ्लेशन को काबू कर लिया, 2008 में 25% थी, हमने तो बड़ा कमाल किया। बजा। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कितनी कीमत बढ़ गई है। अब तो बजट साल में एक दफा जून में नहीं आता, अब तो साल के 12 महीने में हर यकम को बजट आ जाता है, जब बिजली की कीमतें बढ़ रही होती हैं या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही होती हैं। आज भी जो इंटरनेशनल मार्केट में $9 फी बैरल की कीमत कम हुई है उसका पास ऑन नहीं किया गया, बल्कि गवर्नमेंट ने उसकी सब्सिडाइज कम करके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को इंक्रीज कर दिया है, जो कल से नाफिज होगा। तो अब ये बातें तो बहुत नहीं, आज खैरा साहब तो बड़ा फरमा रहे थे जनाब कि हमने 3 रुपए के करीब पेट्रोल 3 रुपए कम कर दिया, लेकिन एक्चुअली तो समरी जो ओगरा ने भेजी थी वो 5 रुपए से ज्यादा की भेजी थी। तो ये बहुत अहम है समझने की कि हमारे अवाम को जो हमने जिस किस्म के ब्रेक डाउन किया हुआ अपनी प्राइसेस का, उसमें फिर इसको प्लस कर दिया, उसको माइनस कर दिया, और एग्जैक्ट असर ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आया। ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आया, जहां 5 रुपए कम होना चाहिए था फी लीटर, तो उसमें 3 रुपए 97 पैसे 96 पैसे कम कर दिया। तो सर्कुलर डेट के हवाले से क्या बात हुई आज? देखिए, सर्कुलर डेट इकोनॉमिक सर्वे में मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो इक्तिसादी तरक्की की शरह होती है और जो तमाम इंडिकेटर्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है।
हमने गुज़िश्ता साल के बजट में जो इंडिकेटर्स हमने टारगेट सेट किए हुए थे उनको किसी को भी अचीव नहीं किया। तो जो बात मैं कर रहा था कि रियल टर्म्स में आपकी नेगेटिव ग्रोथ हो रही है 3.7%, रीबेसिंग के बाद एक अच्छा फिगर है गुज़िश्ता साल की निस्बत कहा जाए तो, लेकिन 4.2% को हम अचीव नहीं कर सके। ये एक अहम चीज़ है। जहाँ तक सर्कुलर डेट की बात है या जो इकनॉमी डाउन टर्न है उसमें तवानाई का बहरान बहुत बड़ा मसला है फैसल, और ये बात अहम है समझने की है कि तवानाई के बहरान की वजह से आपका सालाना जो जीडीपी ग्रोथ है 2% उसको इफेक्ट कर रही है। अगर हमने 3.7% अचीव किया है तो अगर 2% की तवानाई मिल रही होती है इंडस्ट्री जो 0.5% हमने अचीव नहीं किया, इसकी वजह से जो हमने रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया, इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई और दीगर, और सिर्फ एनर्जी के हवाले से बात करूं, एक एस्पेक्ट वॉर एंड टेरर को भी छोड़ दें, सेक्टर डेट को भी छोड़ दें, एक एस्पेक्ट से आपकी इकोनॉमी को 1000 अरब रुपए सालाना 1 ट्रिलियन रुपए, कुछ लोगों का ख्याल है जी 1000 से 1200 अरब तक। और वही 1200 अरब वजीर खजाना ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने 4 सालों में तवानाई के शोबे को दिया, बिजली की सब्सिडीज की। अब मुझे नहीं पता कि वो कहां गया कि आज हमारे पास कल की डेट में 8200 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल था और 8200 मौजूद थी, 50% बिजली नहीं थी। कैपेसिटी हमारे पास 21500 की है। ये अगर 4500 अरब रुपया बिजली को दिया तो मुझे नहीं मालूम ये कहां गया, ये वेपरेट हो गया। मैडम आपकी तरफ आता हूं, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपकी मेरी अक्सर हमेशा इकोनॉमिक सर्वे और बजट के दिनों में मुलाकात होती है, हम बड़ा बात करते हैं। इस दफा का इकोनॉमिक सर्वे इन योर ओपिनियन कितने फीसद दुरुस्त है और कल का बजट कैसा देखती हैं? पहले तो ये जो आपका क्वेश्चन है कितने फीसद दुरुस्त है, इस पे मैं कमेंट इसलिए एक्यूरेट मेरिट पे नहीं कर सकती क्योंकि सर्वे अभी आया है और उसको मुझे मैडम ये बात समझ नहीं आती कि ये आज आया और कल बजट दे देंगे। देखिए नहीं, सर्वे ये प्रीटेक्स्ट ऑपोजिशन पार्टीज को साथ में लेकर के चला गया। प्रीटेक्स्ट देखें, प्रीटेक्स्ट होता है ना। अभी हम जो मैक्रो लेवल पे तो हम बात कर सकते, जैसे उन्होंने भी कहा जी हमने अचीव नहीं किया, वो तो आप एक नज़र देख लेते हैं। लेकिन ये जो इतनी मोटी बुक है इसका कोई पर्पस था ये पूरे सर्वे करने का, इतना काम करने का, ये सारी चीज़ें आपने अकाउंट फॉर की हैं, उसको आपने इंडेक्स करके किया है, इसको आपने, इसका मकसद था कि इसकी जो शॉर्ट कमिंग थी उसको एड्रेस करते हुए आप अगले एक साल के लिए बजट बना। बिल्कुल दुरुस्त। तो एक तो मुझे ये फिलॉसफी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही कि ये आपको दिए गए 24 घंटे आप एड्रेस करें वो इसके हिसाब में नहीं, और समझ में नहीं आ रहा। एक तो दूसरा ये है कि देखिए जो चैलेंज अब हमें नजर आ रहा है ना इस वक्त, सबसे बड़ा जो एनर्जी क्राइसिस की बात है उसको सामने रखते अगर आप सिर्फ एक एनर्जी क्राइसिस को देख लें तो वो इतना बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने इस वक्त, क्योंकि वो आपका ट्रिगर कर रहा है बाकी अदर क्राइसिस। आपका फिस्कल डेफिसिट है, आपका ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपका फॉरेन डेट है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है और टू ग्रेटर एक्सटेंट इन्फ्लेशन। सारा आपका जाके बॉटम लाइन अगर आप देख लेते हैं किसी एक सेक्टर को देखें तो वो आपका एनर्जी सेक्टर। दुरुस्त बात। सो अब कहने को ये है कि जी ठीक है, एक तो ये कोई टारगेट मीट नहीं। अच्छा, थोड़ी जो चीज़ बार-बार क्लेम हो रही है, क्लेम जो किया जा रहा है वो ये कि जी इतने % इंक्रीज हुआ। अच्छा, अब इनके इतने % इंक्रीज हुआ, चाहे रेवेन्यू की भी बात अगर आप कर रहे हैं जिस वक्त क्लेम है, वो % इंक्रीज होना हमने बनाया जी, वो जी इंक्रीज होना और टारगेट मीट करना दो डिफरेंट चीजें। टारगेट मीट नहीं हुआ लेकिन वो बड़ा जरूर है। लेकिन टारगेट मीट आपने टारगेट किसी रियलिस्टिक बेसिस पे रखा होगा ना। कहते जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना, तो फिर नहीं आपने यही बात हमने अभी भी कही। ये जो रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं फैसल साहब, वैसे एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। एनर्जी का बड़ा लंबा चौड़ा 14वां चैप्टर है, इसके ऊपर मैं डेफिनेटली आके बात करता हूँ। वेलकम बैक। मैम एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर अभी मैं ब्रेक में एनर्जी वाले चैप्टर 14 में से गुजर रहा था और यहाँ पर लिखा हुआ है सप्लाई साइड मैनेजमेंट के हवाले से पेज नंबर 195 के ऊपर केस 3400 मेगावाट हैज़ बीन एडेड सिंस 2008। सवाल ये है मैडम, कोल में, सोलर में, विंड में, हाइडल में, किधर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये शायद रेंटल पावर प्लांट की शायद कुछ बात की तो मैडम 200 भी नहीं थी ये जो या ये कुछ और एज सच कोई मेगा प्रोजेक्ट तो आपके पास नजर नहीं आता, क्योंकि आप डिपार्टमेंट में रही हैं, एज सच कुछ नजर नहीं आता कि काफी अरसा गुजर गया। लेकिन ये कि मुझे नहीं ऐसा कोई नजर आता कि आपने 3000 मेगावाट, इट्स अ ह्यूज 3400 मेगावाट उसमें आपने ऐड किया, यानी कि तकरीबन जितनी इस वक्त पाकिस्तान की बिजली है उसका आधा फीसद, वो कह रहे हैं आधा 50% हमने डाली है 2008 से। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली वो समझ में आएगा। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने बड़ी बिजली दी है, मोस्ट एफिशिएंट प्लांट्स आर बीइंग डिस्पैच्ड टू मेंटेन टू कंजर्व फ्यूल, मोस्ट एफिशिएंट। ये मेरे ख्याल में टर्की वाला जो रेंटल पार्क था, नहीं या फिर मेरा ख्याल है इन्होंने उनको ले लिया जिनसे अब इन्होंने साइन किए हैं, तो शायद उसको ये मेंशन करना चाह रहे होंगे जो कुछ हैज बीन एडेड।
नॉट नेसेसरीली कि वो आपकी ट्रांसमिशन में भी चले गए हो ना, जरूरी नहीं है। अभी ये हो सकता है कि वो जो उन्होंने डिफरेंट उन्होंने अब कॉन्ट्रैक्ट्स करने शुरू किए हैं। पर अच्छा, दूसरी चीज आपने बात की जनाब, 25% हम लोगों ने इजाफा हुआ है हमारी महसूलात में, यही बात हुआ? बिल्कुल। तो महसूलात में जो इजाफा हुआ है 25% का मतलब है कि तकरीबन आपने ऑलमोस्ट हर 3 पहले बंदे अगर टैक्स देते तो आपने चौथा जमा कर लिया, या फिर ये जो आपका इंपोर्ट बिल जो आसमान पे जा रहा है ये उसके साथ कोई इसका चक्कर है? वज़ीर ख़जाना ने आज भी बड़े एतमाद के साथ और बहुत काबिल फ़ख्र तरीके से ये बात कही है कि हमने 25% टैक्स रेवेन्यूज़ में इजाफा किया है। लेकिन कोई उनसे पूछे कि जो गुज़िश्ता बजट स्पीच में उन्होंने कहा था कि 7 लाख नए टैक्स दहिंदगान को शामिल किया जाएगा, वो नंबर कहाँ है? वो नंबर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। उसमें से तो सिर्फ 34,000 को नोटिस सर्व हुए और 1 लाख तकरीबन नोटिस सर्व हुए हैं और 34,000 ने सिर्फ टैक्स रिटर्न जमा करवाए नए। तो 7 लाख के दावे के अगेंस्ट अगर 34,000 सिर्फ टैक्स आए हैं, 5% बनते हैं, 5% भी नहीं बनते, तो ये तो कोई बहुत डिसमल परफॉर्मेंस है, बहुत ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें फख्र किया जा सके। 25% यानी कि टैक्स बेस की जो हम बात करते हैं कोई नहीं बढ़ी, वो नहीं बढ़ी। असल बात ये है। और जो 25% आपका रेवेन्यू टारगेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, एफबीआर की कलेक्शन बढ़ रही हैं, वो आप ये देखिए कि आपका इंपोर्ट बिल कितना हो गया है, 33 अरब डॉलर तक तो वो पहुंच चुका है जो आपके इंपोर्ट है। और उसमें भी मेजॉरिटी जो आपकी इंपोर्ट है जो फिस्कल इम्बैलेंस को शो कर रहा है और तिजारती खसारे को शो कर रहा है, उसमें आपकी तेल की जो दरामद है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और आगे प्राइसेस और फ्लक्चुएट होती हैं, ईरान पे प्रेशर पड़ता है या कोई और मसला होता है, ये और ऊपर जाएगा। तो जितनी भी आपकी दरामदात हो रही हैं उनके रेवेन्यूज को ये टैक्स, तो यानी कि आप इंपोर्ट बिल तो इजाफा, लेकिन अगर आप उसको उस खाते में दिखाएंगे जो देखें इतनी महसूलात में भी इजाफा हुआ है। एक चीज और मुझे बताएं क्विकली, अभी 42 बिलियन गालिबन इंपोर्ट का एक हदफ रखा जाएगा, 26 के करीब गालिबन वो कह रहे थे कि जी तारीख में मुल्क का जो भी रीजन है डॉलर बढ़ गया है जो भी, हाँ। तो इसका बना मतलब हुआ 42 माइनस 26 16 बिलियन आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया। ठीक है जी, 16 बिलियन ही आपके पास इस वक्त आपके रिजर्व्स पड़े हुए। अब आपने दे दिया, इसमें से आपने आईएमएफ की भी पेमेंट्स करनी है, आपने रेमिटेंसेस आएंगे, वो एक अलग चक्कर है, वो तो बजट में तो नहीं इस्तेमाल होते रेमिटेंसेस, तो उसके ऊपर भी मैडम मैं आप पे आऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट आपके साथ मेरी जो बात हो रही थी उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है रेमिटेंसेस का, वजह क्या हुई इंक्रीज होने की। चले आ गए, तो इसमें तो ये हम लोग हाउ क्लोज आर वी एट वर्ज ऑफ डिफॉल्ट? अभी 10 महीने की मैं आपको अगर इंपोर्ट्स में का फिगर बताऊं तो 33 अरब 15 करोड़ डॉलर की इंपोर्ट्स हो चुकी हैं, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 20 अरब की हुई हैं। तो 13 बिलियन का तो ये आपका ट्रेड डिफिसिट 10 मंथ्स का आ गया है। इसको हम राउंड करते हैं तो चलो 15-16, तो वही बात आ गई। एग्जैक्टली वही बात आ गई। लेकिन जो अहम बात ये है कि आपके जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, डॉलर आज 94 पे प्लस माइनस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो आपका अगर 1 रुपए डिवैल्यू होता है डॉलर के मुकाबले में तो उसका जो है 500 अरब रुपए सीधा 50 अरब रुपए मुल्क की कर्जे में इजाफा हो जाता है। तो आपके जो टोटल गैर मुल्की कर्जे हैं वो इस 4 साल गवर्नमेंट में 12,000 अरब रुपए हो चुके हैं। 12,000 64 अरब, और वो बिल्कुल आपने बिल्कुल 64 अरब तो ऐसे बोल रहे थे 64 अरब तो 12,000 अरब में से 64 अरब तो ऐसे ही होंगे ना। तो वो इतनी डिसमल परफॉर्मेंस हो चुकी है कि आपका एक बच्चा जो पैदा हो रहा है, जो किसी ज़माने में 40,000 रुपए का 50,000 रुपए का मकरूज होता था, वो अब 70-80 हज़ार रुपए फी बच्चा एक मुल्क का एक शहरी वो मकरूज है। तो ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। इसको कहते हैं डेट सर्विसिंग, कौम की डेट सर्विसिंग हो रही है। बिल्कुल। अब ये बजट के जो अगले तखमीना जात आ रहे हैं उसमें 900 अरब रुपए तो सिर्फ जो कर्जाजात की वापसी है उसके लिए रखे जा रहे हैं। जो आपका 60 कितना बनेगा ये तकरीबन 900 अरब रुपए वुड बी समवेयर अराउंड 20-30%। वो आपकी डेट सर्विसिंग, डिफेंस वगैरह पे सारा पैसा उसके बाद निकल जाता है ना, पीछे बचता क्या आपके पास? हार्डली पीरियड इस फाइनेंशियल ईयर में तो आपने देना है 1.1 बिलियन डॉलर, लेकिन नेक्स्ट में इसका इंपैक्ट और ज्यादा आएगा, क्रिटिकल आएगा, क्योंकि आपने मैडम बात 3 बिलियन फिर के आती है, आप अपनी एक्सपोर्ट्स की बेस को तगड़ा करें। वो मैंने वो घर में बैठ के हम खुद तो अपनी बिजली पैदा कर नहीं सकते, उसके लिए एनर्जी होनी ज़रूरी है और अफोर्डेबल एनर्जी। खैर वो एक बड़ा लंबा चैप्टर जो उसमें चले गए तो एक अलग। अब आते हैं मैंने मनी एंड क्रेडिट, थोड़ी सी बात करें इन्फ्लेशन के ऊपर। एक तो मुझे ब्रेक का इशारा हुआ जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपसे शुरू करता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक।
तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि लास्ट ये हमारे पास है ब्रेक, ऑलमोस्ट टाइम भी कम होगा, लेकिन मैं चाहूँगा जी 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट। मैम एग्रीकल्चर में कहा गया कि जनाबे वाला एग्रीकल्चर में इस दफ़ा हम लोगों ने तकरीबन जो अहदाफ रखा तो उस टाइम पीछे थे, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में हम लोगों ने जो कि 2.4 था और इस साल 3.1 हमने अचीव किया, लेकिन हम 3.7% ग्रोथ रेट नहीं कर सके। लेकिन कॉटन, शुगर केन और राइस भी एक्सपोर्ट तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट होती है राइस में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट। और कॉटन अगेन आपका टेक्सटाइल सेक्टर को पूरा सपोर्ट उसमें मिलता है, रॉ में भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। एंड अगेन योर शुगर केन, चीनी के मसले मसाइल भी, और फिर आपको पता है शुगर केन से कितना ज्यादा आपके उसके बाय प्रोडक्ट्स में कितना कुछ है, साबुन और ये सारा इंडस्ट्रीज। ये तीन चीजें प्राइमरीली उन्होंने कहा कि जनाब इनमें इजाफा हुआ है। एग्रीकल्चर में दो चीजें, किसी जमाने में हम कहते हैं 25% होता है, 1/4 ऑफ द इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन, नाउ इट इज 21% पे आ गया। थोड़ा सा रोशनी डालिए, ये क्यों और कैसे? देखिए ये तो अपनी जगह है कि क्यों हुआ, लेकिन इसमें जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिसको हम डायलेमा में पड़ गए हैं, आप कोई भी सर्वे है या कल का बजट होगा या पिछले बजट या प्रोग्राम्स उठाइए, सारे फोकस हैं सब्सिडाइज करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। वहाँ आपकी जो रेवेन्यू में उनका शेयर है 1%, और इधर आप श्रिंक होके 20% पे आ गए या 21% पे आ गए। जिस चीज से आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, जहां आपका रेवेन्यू आ रहा है, मैक्सिमम इस वक्त 55% आपका जा रहा है टुवर्ड्स सर्विसेज सेक्टर, उसके लिए कोई सब्सिडी, उसके लिए कोई प्रोग्राम की तैयारी, उसके लिए कोई वो चीज ही नहीं है। सर्विसेज सेक्टर वो है जिसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि वो ग्रे एरियाज में बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। और ठीक है, अच्छा अब हम एग्रीकल्चर की बात आप कर रहे हैं, और यही आपने कहा कि जी एग्रीकल्चर को हम टैक्स नेट में लेके आने की जब बात करते हैं, जिसमें इन्होंने कहा जी बेस नहीं बढ़ी, वो बेस इसलिए नहीं बढ़ी ना आपकी कि बेसिकली आपने 1% पे आपने उसको ठहराया और उसको आप इनपुट सब्सिडाइज करते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अब ये स्ट्रेंज बात है कि आप इसका ये सेक्टर आपका श्रिंक हो रहा है। उसकी रीजन में देखें आप सब्सिडाइज कर रहे हैं, लेकिन ये सेक्टर आपका श्रिंक हो रहा है। उसकी रीजन ये है कि जो इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थी पर्टिकुलरली फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसी से आपके रेवेन्यू का मसला है, वो आपकी चली गई है टुवर्ड्स सर्विसेज सेक्टर। अब सर्विसेज सेक्टर में आपने कोई प्लानिंग नहीं की हुई। बेसिकली आप क्या कह रहे हैं जी कि सर्विसेज सेक्टर की वजह से जी हमारी इमिग्रेशन जो है आपको आपका क्या आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आप थ्रू $4 बिलियन की जो बात आप कर रहे हैं कि रेमिटेंस की बात कर रहे हैं, 14 के करीब कहते हैं आ जाएगा। अच्छा वो प्लस हो गए, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं, थोड़ी सी इसमें समझने की भी बात है। जिस तरह इन्होंने कहा कि जी रेवेन्यू की बात इन्होंने की है कि एक्चुअली 25% इंक्रीज वो कहाँ पर है। देखिए रेमिटेंसेस की बात भी, ये अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि जी ये बहुत सक्सेस है ऑफ योर पॉलिसीज, तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है, सक्सेस नहीं है। होता यह है कि आपके यहाँ जितनी पॉवर्टी बढ़ रही है, आपके यहाँ जितने सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ योर लाइफ आपके डाउन जा रहे हैं, आपके पास बेसिक नेसेसिटी का पैसा नहीं है, आपकी परचेजिंग पावर नहीं है, ठीक है, आपकी इन्फ्लेशन हाई हो रही है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज्यादातर लोग, तो रिजल्ट ये होता है कि फिर लोग आपके रेमिटेंसेस को आपके रेमिटेंसेस इंक्रीज होते हैं, क्योंकि लोगों को घर चलाने के लिए जो बेसिक जिम्मेदारी आपके मुल्क में रहते हुए स्टेट की है वो सेविंग कम हो जाती है। सेविंग्स तो बिल्कुल कम हुई है, वो तो इन्होंने लेकिन आई एम श्योर सेविंग्स जो है नेशनल सेविंग्स वो हमारा डिक्लाइन हुआ होगा, क्योंकि परचेजिंग पावर ही नहीं एग्जिस्ट की, लोग अपने बॉन्ड्स तोड़वाएंगे और आगे। पहले मुझे एक चीज बताइए, मुझे ये बताएं कि जब आपके मुल्क में दो चीजों की बात करूंगा फैज, और ये सवाल आपसे भी करना चाहूंगा, दो चीजें। एक तो इन्होंने ये कहेंगे जनाब कि आप देखें जी हम तो तनख्वाह बढ़ा देंगे 20%, लेट्स सपोज 20% तनख्वाह बढ़ गई, अच्छा जी बड़ी जबरदस्त बात है, और साथ में जी रेमिटेंसेस में भी इजाफा हुआ। अब रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ और वो चले वो कुछ चला जाएगा घर बनाने में, कुछ चीजें लेने में, प्राइमरीली वो जो प्राइमरी उसका जो इफेक्ट आएगा वो आएगा खाने पीने, हमारे फूड बास्केट की इन्फ्लेशन है। Exactly. असल में तो वही है ना, वही है, हाँ। तो मैडम इसका तो मतलब ये हुआ कि इन दोनों चीजों की जो इनपुट है जिसको हम बड़ा पॉजिटिव दिखा रहे हैं वो इवेंचुअली इट विल एंड अप रिजल्टिंग इन मोर कंजम्पशन एंड मोर इन्फ्लेशन। इज दैट ट्रू? बिल्कुल ठीक है। आपके पास रेमिटेंसेस की वजह से आप मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं मार्केट के अंदर, बेसिकली आपके पास ठीक है, अच्छा कंजम्पशन आ जाती है, सेविंग कम हो जाती है, और जिस वक्त आपके मुल्क में आप दुनिया में देखिए कि क्राइटेरिया आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग दोनों साथ साथ चलते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि जो एग्रीकल्चर की बात हो रही है ना, ज़राअत की 1% अगर वो रेवेन्यू आपकी इनकम में दे रहा है तो वो साथ साथ इसको होना चाहिए था ज्यादा, वो नहीं हो रहा। हुकूमत का डायलेमा ये है कि वो यही कहते हैं कि एग्रीकल्चर पे टैक्स सूबों का मामला है,
और सूबे कहते हैं सूबों में सिवाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड के अलावा और किसी सूबे में इतना रेवेन्यू का जो निज़ाम है, मालियात का निज़ाम है, जो आबियाना लिया जाता है या जो ज़रूरी इनकम टैक्स लिया जाता है, वो इतना इफेक्टिव है ही नहीं। आपके जितने सरमाएदार हैं, जो वडेरे हैं, जो जमींदार हैं, वो टैक्स देते नहीं हैं, वो अपने मज़ारों के नाम पे ज़मीनें रखते हैं और फिर वो मतलब बांट के रख लेते हैं, और इस तरह ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर मैं आपको एक और बात बताऊं कि 2007-8 में आपके 40 किलोग्राम फी मन गंदम की कीमत 450 रुपए थी, अभी 900 के करीब है, अभी 1050 है। अच्छा 900, ठीक है, 940 से बढ़ गई है। इस साल गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, जिसका कोई बड़ा वो अपने किसान को मजबूत कर रहे हैं। ये बात अहम है, समझने की है कि आपके फूड सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हो, सपोर्ट प्राइस की, गंदम की सिर्फ बात कर रहा हूँ कि आपका स्टेपल फूड गंदम है। आप आदमी क्या खाता है? रोटी खाता है, और वो भी गंदम की बनी हुई रोटी खाता है, ज्वार बाजरे या चावल की रोटी नहीं खाता। ठीक है जी, तो ये आपने चलो 450 से आप इन्फ्लेशन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, इनपुट प्राइसेस को, फर्टिलाइजर की प्राइस को सपोर्ट प्राइस ज्यादा दे रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा दे रहे हैं, आपके इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा होगा क्योंकि प्राइमरीली ज्यादातर लोग इनके जो है वो लेकिन एमक्यूएम ने इस पे प्राइवेश के, अब वही बात है ना जी, बिल्कुल। ये चले अगले आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे, एमक्यूएम शुड टेक अ स्टैंड हियर एटलीस्ट। वैसे तो कोलिशन पार्टनर 650 रुपए फी मंथ से बढ़ाकर 940 की गई और अब इस साल बढ़ा देगी। अब वो देखें, वो पैसा जा रहा है जमींदार के पास, जा रहा है रूरल इकोनॉमी में जा रहा है, लेकिन वो आपके रेवेन्यू टारगेट में नहीं जा रहा है। उसका डायरेक्टली नंबर 1, नंबर 2, आपका जो आटा था 15, 16, 17 रुपए फी किलो था, वो 38, 40 रुपए फी किलो पे पहुंच गया। तो आम आदमी जो फॉर एग्जांपल चलो 6 आदमी का कुंबा है, तो उसको भी कम से कम 3-4 किलो का आटा डेली चाहिए। टोटल एक इकोनॉमिक जो साइकिल है वो पूरा डिस्टर्ब है बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ जेन्युइन पॉलिसीज। कुछ चीजें और क्विकली, फैज पराचा, स्टॉक मार्केट को कहा जाता है एक बड़ा जबरदस्त इंडिकेटर है। मुझे याद है कि हमेशा जबरदस्त मुशर्रफ साहब भी कहते थे अपने 17-18,000 पे था, बिल्कुल, और वहां से पिट के नीचे आया था तो 10,000 से भी नीचे आ गया था। अभी अलबत्ता ट्रेड कर रहा था मार्च के महीने में, आखिरी जो है तालिबन 14,000 बिल्कुल। तो ये क्या वजह? देखिए, तो बहुत बुनियादी फैसला ब्लैक मनी आ रही है सारी, ये उसका चक्री वजह। अहम चीज ये है कि स्टॉक मार्केट ने आपके सेकंड हाफ में कुछ ग्रो करना शुरू किया है, और उसकी ग्रोथ भी कोई 9% के करीब रही है साल के शुरू में। लेकिन पहले 2 हाफ में हमारी जो नेगेटिव ग्रोथ रही है स्टॉक मार्केट से, हमारा सरमाया भी जाता रहा है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके मुल्क में सरमाया कितना आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि इन 10 माह में हमारे मुल्क में जो बैरूनी सरमाया आया है वो $668 मिलियन रहा है। 176 आपका इसमें, और 176 आपका स्टॉक मार्केट में आया। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल मुल्क में जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है वो $492 मिलियन की हुई है, $49 करोड़ की। और we have crossed 5 billion mark at a time. Absolutely. 2003-4 में जब 9% ग्रोथ रेट था। बिल्कुल। तो अब आप देखें कि डिक्लाइन कहां आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। 48% आपकी सरमायाकारी रुक गई है। जब सरमाया नहीं आ रहा तो नई इंडस्ट्री कहां लगेगी? चले नई इंडस्ट्री, लेकिन मौजूदा इंडस्ट्री को भी तवानाई तो नहीं मिल रही ना, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट कहां गई? जब एम्प्लॉयमेंट नहीं रही, आप फैसलाबाद की जब बिजली के लोड बंद हो जाती है तो आपके लोग सड़कों पर निकल आते हैं, जो मजदूर है, जो कारखानेदार है। तो ये बहुत बड़ा। लास्ट क्वेश्चन मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे वक्त थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि इसके अंदर कमी। हमेशा बात, क्योंकि आज मैं नहीं टच करूंगा हेल्थ को या मैं एजुकेशन को, क्योंकि वो तो एज पर टू जीडीपी। मैंने मुझे ये बताइए कि जो हमारा फिस्कल डेवलपमेंट है, ये जो कर्जे हम उतारेंगे, ये अब कर्जे कैसे उतारेंगे? ये जिस तरीके से कर्जे बढ़ गए हैं, और खास करके पिछले 4 साल को एक तरफ कर दें और उससे पिछले सिलसिलों को एक तरफ कर दें, तो पिछले 60 साल के अगर 1 रुपया कर्जा था, तो इस मौजूदा हुकूमत में, जिसको अपना हफीज शेख साहब फरमा रहे थे कि बेहतरीन मैनेजमेंट की है, खुदा जानता है ये कैसी मैनेजमेंट है कि पिछले 60 साल का पैसा एक तरफ बोरोइंग्स और उससे दुगनी बोरोइंग इन 4 सालों में। हफीज शेख साहब सिर्फ एक 1 पॉइंट, और दूसरी चीज, चौथे वजीर खजाना है इस मौजूदा गवर्नमेंट के 4 सालों में। भैया आप उनकी सीरियसनेस का अंदाजा लगा लेंगे, इनको कोई मैनेजर ही नहीं। और दूसरा मुझे लगता है कि मैम ये जो दूसरी चीज ये अब ये जो एक है इसका एंड सर्कुलर डेट, तो मोस्ट जिसको ब्लेम किया गया है कि जी हमारे सबसे बड़ी ग्रोथ रेट में प्रॉब्लम ये थी। देखिए, इस दफा आपने जो देना है ना, एक तो आपने एसडीआर का पैसा देना होता है आईएमएफ को एज ए मेंबर, जिसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। $400 मिलियन आपने वो देना है इसी जून में, और $1.1 बिलियन आपने देना है वापस जो आपने करना है कर्ज। ठीक है, ये तो उसमें से आप कर दें। अभी ये इसका इफेक्ट उस पर आएगा। दूसरी बात ये है कि जब जो सबसे बड़ी गलती है अगर इस गवर्नमेंट की देखी जाए, तो ये जो आपने मनी प्रिंट करना शुरू किया है, छापना शुरू किया है विदाउट हैविंग एनी बेसिस, तो इसी तरह वापस होंगे। और ये अब जो आपका देख रहे हैं ना वॉलेटाइल सिलसिला जो
मार्केट में डॉलर का आ रहा है, वो यही प्रॉब्लम आ रहा है ना कि गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक को डॉलर्स लेने हैं क्योंकि उन्होंने कर्ज वापस करना है और उसमें पैसा छप रहा है और डॉलर्स आपको उठ रहे हैं और आपकी मार्केट कम हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया फैज आपका, बहुत शुक्रिया नूर फातिमा आपका। प्रोग्राम है जी, आपसे कल 8 बजे मुलाकात होगी और कल भी मेरा प्रोग्राम होगा बजट पे। कोशिश करूंगा जी कल के प्रोग्राम थोड़ा सा टैक्सेस की साइड को हिट किया जाए और थोड़ा सा बजट के ऊपर भी, कुछ आने वाले दिनों में डेफिनेटली बजट के ऊपर भी प्रोग्राम होगा। मेरी कोशिश है कि कल दोपहर को भी प्रोग्राम हो, इसके ऊपर प्री बजट एक क्लास और उसके बाद पोस्ट बजट प्रोग्राम का सिलसिला नेक्स्ट वीक में जाएगा। एनीवे, आई विल सी यू टुमारो, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।